नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास अपने इस फैसले का कोई जेन्युइन पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी देर के लिए बीजेपी की नजर से सोचने की कोशिश करता हूं। उनको सिर्फ और सिर्फ इतना दिख रहा है कि वरुण गांधी ने बीते वर्षों में एक क्रिटिकल पब्लिक, जिसे हम कहते हैं जन सरोकार का एक उन्होंने पोस्चरिंग ली थी। जो चीजें उन्हें अपनी सरकार और व्यवस्था के बारे में गलत और नागवार दिखती थी, उस पर वो समय समय पे उंगली उठाते रहते थे और अपना बयान देते रहते थे। तो ऐसा व्यक्ति आपको बर्दाश्त नहीं है, आपने साफ साफ कह दिया। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है वरुण गांधी का, कि वरुण गांधी के मामले में आपको इससे नहीं पता कि वो जीत सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप उनकी छोटी मोटी जेन्युइन आलोचनाओं को भी एब्जॉर्ब करने, बर्दाश्त करने, हजम करने की स्थिति में नहीं, लिहाजा आपने उनका टिकट काट दिया। लेकिन अगर मैं इसे दूसरे ढंग से देखूं कि आपने एक पॉलिटिकल बेवकूफी भी की है, अगर मैं ब्लंडर ना भी कहूं तो बेवकूफी जरूर की है, और वो ये है कि वरुण गांधी अपने माता की वजह से राजनीति में आए थे और आपने उनको तवज्जो दी थी, उन्हें अपना सिग्निफिकेंट नेता बना करके, जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंदिरा गांधी का पोता है या उनकी मदर जो है वो संजय गांधी की पत्नी, मेनका गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की बहू है। तो आपको लगा कि साहब गांधी परिवार को डेंट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मेनका गांधी भी बहुत पहले अपनी पारिवारिक अंतरकलह, देवरानी जेठानी के अंतरकलह की वजह से उन्होंने वहां से हटने और उस पार्टी का जो सबसे सिग्निफिकेंट अपोनेंट है उसके पास जाकर के बैठने की बात की। उस जमाने में जब मेनका गांधी आई थी बीजेपी में, और वो वाजपेयी और आडवाणी वाला युग था। लेकिन आज मेनका गांधी को यह सोचना पड़ेगा कि पहले तो उनको कैबिनेट से अनसेरेमोनियल तरीके से हटाया गया, आज उनके 2 टिकट सीधे सीधे उनके अपने परिवार के, छोड़िए उनके फॉलोअर और समर्थक के, मां बेटे के टिकट में से एक का टिकट बिंदास डंके की चोट पे काट दिया गया है। अब मेनका गांधी को यह सोचना है कि क्या वो अपने इस टिकट पे सुल्तानपुर से लड़ना चाहेंगी, या वो भी कोई एक ऐसा तरीका देखेंगी कि कहेंगे नहीं साहब अब ये नहीं हो सकता है, अब इसे नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। राजनीति में इन बातों की बहुत अहमियत होती है। छोटे छोटी चीजों पर लोग पार्टी छोड़ देते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। असम का एक नेता है, कांग्रेस का विधायक है, वो चाहता था उसकी बीवी को एमपी का टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला तो बिल्कुल चुनाव गर्म है ना, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। ऐसे ही लोग बीजेपी में भी कर रहे हैं। तो ये छोड़ना पकड़ना एक तरफ है, लेकिन कई बार आपके सामने स्थिति ये हो जाती है कि अब वरुण गांधी के सामने विकल्प क्या है। विकल्प ये है कि या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चुनाव लड़े, किसी पार्टी में शामिल होकर लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बना के लड़े। और दूसरी बात यह है कि मेनका गांधी के सामने सीधी सीधी ये स्थिति है कि ये सिर्फ वरुण गांधी की बेइज्जती नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उनकी भी बेइज्जती है। उनको भी एक तरीके से बीजेपी ने समझ लीजिए कि उनके हाथ पांव काट दिए टाइप वाली स्थिति बना दी है। तो ये एक क्लियर कट चीज है जिसका कि मेनका गांधी को समाधान जल्द से जल्द, महज अगले कुछ दिनों के अंदर ही ढूंढना है। क्या ढूंढेगी, कैसे ढूंढेगी, कहना मुश्किल है। आज की तारीख में प्रेडिक्शन करना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन अभी तक की चर्चा में 2-3 बड़ी खूबसूरत बातें निकली है, जरा मैं उनकी तरफ भी और उसमें भी थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करूं। सुनील शुक्ला जी की सारी बातें अकाट्य है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जनता तकलीफ में है, अगर मेरी जेब में 100 रुपए है तो मैं पहले सब्जी लाऊं, मैंने पहले बच्चे की फीस जमा करूं, या पहले मंदिर दर्शन करने के लिए जाऊं, राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाऊं, वो भी उस मंदिर को देखने के लिए जिसके बारे में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि यही राम को लाए हैं। ये इससे ज्यादा भ्रष्ट और पतित और टॉक्सिक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये राम को लाए, जो सबको लाते हैं ये उनको लेके आए हैं। अजीब सी बात है, पता नहीं कौन है इनके वो नैरेटिव बनाने वाले लोग, जो ये नहीं समझना चाहते हैं कि साहब अगर एक बात हम कोई बोलेंगे तो उस बात में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, और उसको जनता कैसे देखेगी। आप तो नशे में, आपको लग रहा है नहीं साहब आप ही राम को लेके आए हैं, कैसे संभव है ये। खैर, आपको जैसे ही दिखता है कि हमारा ये नैरेटिव फेल हुआ,
तो अब आप वो नैरेटिव और हेडलाइन और इन चीजों की लड़ाई में जूझ रहे हैं, डेस्परेटली जूझ रहे हैं। उसी में से जहां से आपने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी, जब आपने ये कहा था कि जेएनयू का चुनाव क्या बताता है, आज प्रशांत ने बहुत बढ़िया बात एक जगह लिखी। वो बात अपने आप में पूरा निचोड़ है। ऑरेंज का कलर भगवा माना जा सकता है। प्रशांत, जैसे ही आपने ऑरेंज को छीलना शुरू किया, वैसे ही अंदर से जो फांके निकल रही हैं वो लाल रंग की निकल रही हैं। ये चमत्कार हो चुका है। और ये तब है जब आपको दिख रहा है साफ साफ कि साहब ये 5 साल जो है के बाद आप चुनाव करा रहे हैं, तो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको ग्राउंड से ये फीडबैक मिला था। यानी आपको फीडबैक देने वाली एजेंसी, वो तंत्र भी एक तरीके से भ्रष्ट हो गया है। वो सिर्फ अहो रूपम अहो ध्वनि वाली काम कर रहा है। राजा जिससे खुश हो वही बात बोलनी है, वही कर रहा है। आपको सच नहीं बता रहा है। और सच बताने का जो तरीका है वो आपको कंपेल कर रहा है कि आप अपने तकरीबन देखिए ना 66% सीटें अभी तक आप काट चुके हैं अपने एग्जिस्टिंग एमपीज की जी। तो ये साफ बताया है कि आपकी जमीनी स्थिति क्या है, आप कहां खड़े हैं। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ फैलाना आपका सबसे बड़ा हथियार रहा है। वही सबसे बड़ा गुण है आपके अंदर कि आप झूठ फैलाने के महारथी रहे हैं। इस मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आज से नहीं 1925 से। जब देश में ये तमाम संचार के साधन नहीं थे तब तो आपने गणेश जी को सफलतापूर्वक दूध पिला के दिखा दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा दिया। तो ये सब आपकी बहुत बड़ी खूबियां हैं। उसी झूठ को आप घुमा करके अपने गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने चंपू मीडिया के माध्यम से, अपने चंडू खाने के माध्यम से आप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये जो तथाकथित घमंडिया गठबंधन है, मतलब परस्त और भ्रष्ट गठबंधन है, ये आपस में लड़ रहा है। सूत न कपास जुलाए से लट्ठम लट्ठा वाला आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? और उसके आगे फिर जिस बात को सुनील जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने दर्शकों को समझाया कि भैया अभी आपका लोग काम देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपने क्या कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, उसका आकलन करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आंख बंद करके जनता वोट दे दे। अगर दे सकती होती तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं थी। और रही बात इसकी कि आपके नैरेटिव में कहीं से ये इल्म नहीं है, कहीं से ये इंडिकेशन नहीं है कि आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सर्वविदित विकराल घोटाले की जांच कराने का कोई आपकी तरफ से इनिशिएशन है, कोई संकल्प है कि हाँ साहब हम खुली किताब हैं, आइए हमारी जांच कर लीजिए? नहीं ना। तो ये साफ बता रहा है कि आप बुरी तरीके से अपने ही बनाए, मैंने एक दिन और कहा था, अपने ही बनाए जाल में, अपने ही बनाए मकड़ जाल में आप बुरी तरह से उलझे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि आप निकल जाएं। आप जो काडर की पार्टी है, सोचिए जिन लोगों ने आपके यहां 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल आपके यहां तपस्या की, जैसी भी की, लेकिन आपके यहां रह के, आपके झंडे के नीचे रह करके, उन लोगों का अगर आप चुनाव के वक्त नहीं लिहाज कर सकते, नहीं ख्याल रख सकते, तो फिर आप किसका ख्याल रखेंगे? आपको रियल का राम तो गुजारा हो नहीं रहा, अब रील के राम से हो जाएगा। ये भ्रम है, ये धोखा है, हो नहीं पाएगा। जी जी, ये सब अपनी मट्टी पलीत कराएंगे, ऐसा कुछ हो। आप सोचिए, आज बहुत एक सुंदर खूबसूरत कार्टून था राजीव, ये समझने वाली बात है, जनता तक जो लोग नहीं भी पहुंचता है, एक छोटा सा पॉकेट कार्टून अखबार में छपा। एक कुर्सी पे बैठी है कंगना रनौत, दूसरी पे बैठी है स्मृति ईरानी। कंगना रनौत इधर से पूछ रही है, कार्टून है जैसे बनता है कार्टून, कि ये चुनाव जीतने के लिए क्या करना, राजनीति में क्या करना पड़ता है। उनका सवाल था राजनीति में क्या करना पड़ेगा। तो उधर से स्मृति ईरानी जवाब देती है, उसने ये एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनता को एक्टिंग ना समझ में आए। जरूर आएगी, आती ही है। और अगर नहीं आएगी और नहीं आ सकती है तो जान लीजिए कि लोकतंत्र में फिर कुछ बचा ही नहीं, कोई और है जो कहीं और से अफीम खिला रहा है। एक और चीज चलते चलते मैं बोलता हूं कि आप देखें कि अगर हमारे देश की राजनीति इस तरह की हो रही है जिसमें कि आसानी से हम एमपीज को, एमएलए को खरीद करके सरकार बना लेते हैं, तो उसमें पूंजीपतियों का क्या योगदान होता है, कैसा योगदान होता है। जरा इस चीज को एनालाइज करके देखें कि फर्ज कीजिए कि एक पार्टी जिसके पास 150 सीट या 200 सीट है और उसे 70-75 सीटों की जरूरत है और एक एमपी का दाम 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ है, आपको 10 करोड़ की दर से 100 एमपी को खरीदने के लिए कितने पैसे लेंगे? 1000 करोड़। जहां आपको चंदा मिल रहा है 6000 8000 10,000 करोड़ का, उसमें से 1000 करोड़ क्या मायने रखता है? लिहाजा मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यही वो समय है जब जनता को यह समझना होगा
कि वो किन लोगों को अपने वोट देने के बारे में सोच रही है, किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। ये बहुत जी गंभीर सवाल है और यही है वो समय। मेहरबानी बिल्कुल। करके जनता को समझना चाहिए, अपनी आंख खोलनी चाहिए, अपना हित सोचिए, छोड़िए इन राजनीतिक दलों का, अपना हित सोचिए कि मेरा हित किसमें है। जी राजू। जी जी बिल्कुल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।